मेरा नाम गौरव है। साल 1999 में मेरे साथ हुआ एक हादसा बहुत ही अजीब था। वो एक तरह का छलावा था। वो घटनाएं इतनी अजीब थी कि मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने मुझे दिमागी तौर पर बीमार करार दे दिया था। उस वक्त मेरे साथ जो भी हुआ था वो मैं आज आपको इस कहानी के जरिए सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, उन दिनों मेरा एक दोस्त था, चरण। वो मुझे सीनियर था और वो एक वकील था। साथ ही वो हमारे कॉलेज से क्रिमिनोलॉजी इस विषय की पढ़ाई भी कर रहा था और उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। मैं भी वकीली की पढ़ाई करना चाहता था। वो अपने कामों के चलते ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, तो मैं पढ़ाई के लिए उसके घर रहा करता था। पढ़ाई भी हो जाती थी और घर की देखभाल भी। लेकिन उसे एक अजीब सा शौक था कि वो कभी भी बहुत ही अजीबोगरीब केसेस की जांच करने निकल पड़ता था। जो केसेस पुलिस सुलझा नहीं पाती, ऐसे केसेस पर नोट्स बनाता था। जरूरत पड़ने पर जगह की जांच पड़ताल भी करता था। लेकिन थोड़ा मूडी था। मन किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। एक दिन मैं उसके साथ एक जगह की जांच करने चला गया। वो जगह शहर से करीब थी, तो सोचा चला जाता हूं। एक दिन में आना भी हो जाएगा। जिस जगह पर हम गए थे, वहां के लोगों का कहना था कि वो जगह, वो वास्तु श्रापित है। हाल ही में उनकी बस्ती से 17 साल का एक लड़का गायब हुआ था, जिसे लोगों ने उस मकान के आसपास घूमते हुए देखा था। उसके बाद वो कहां चला गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे रात देर रात पागलों की तरह भटकते हुए और चिल्लाते हुए देखा था। तो कुछ का यह मानना था कि वो तो कब का मर चुका होगा, क्योंकि वो वास्तु इतनी श्रापित है कि वहां से जिंदा लौट पाना मुश्किल है। वो किसी पर भी रहम नहीं करती। 17 दिसंबर 1999, ठंड का मौसम था। शाम का वक्त हो चला था। मैं और चरण, हम उस वास्तु के ठीक सामने खड़े थे। ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। हम दोनों बाहर खड़े खड़े ही उस वास्तु को निहार रहे थे। जांच रहे थे कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं। वहां की खिड़कियों से झांकने के बाद हमने अंदर जाने का फैसला किया। मकान सीलन की गंदी बदबू से भरा पड़ा था। दरवाजा भी अंदर से बहुत जाम हो चुका था। अंदर कदम रखते ही अंदर की जहरीली हवाओं से हमारा दम घुटने लगा। हमारी आंखों में जलन होने लगी। मकान में जरा सी भी रोशनी नहीं थी। हम दोनों ने भी अपने अपने टॉर्च ऑन कर लिए। जब हम अंदर गए तो देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। सब तरफ बस धूल और मिट्टी थी और जगह जगह पर मकड़ी के जाले बने हुए थे। बाकी कुछ टूटा फूटा सामान था। चरण ने थोड़ी बहुत यहां वहां की जांच की और मैं बस ऊपर ऊपर ही चीजों को देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे से कोई शीशा टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज हल्की सी थी, जैसे किसी ने कांच पर पैर रख दिया हो। उस आवाज को सुन मैं उस कमरे की तरफ चला गया। वहां भी सब तरफ वैसा ही माहौल था, गंदगी और बदबू से भरा हुआ। सामने की दीवार पर एक आईना था, जिसका आधा हिस्सा टूटकर हर तरफ बिखरा पड़ा था। आईने में जो बचा हुआ कांच था, उसमें जगह जगह पर दरारें पड़ चुकी थी। मैं टूटे कांच के टुकड़े पर पैर देते हुए अंदर चला गया। आईने पर भी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपने पास बुला रहा है। उसमें किसी तरह की छवि थी, कोई परछाई नजर आ रही थी। मैंने आगे बढ़ते हुए उस आईने की धूल को साफ करना चाहा। थोड़ी धूल हटाने पर मुझे ऐसा लगा कि उसमें कोई अजीब सी परछाई है। मैंने उसे ठीक से देखने के लिए और थोड़ा साफ किया। धीरे धीरे एक बहुत ही डरावनी छवि अंदर से उभर आने लगी। वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे गुस्से से घूर रहा था। ऐसा लगा जैसे
मैं किसी शैतान के चेहरे को देख रहा हूं। लगा जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और अगले ही पल मुझे एक बिजली का झटका सा लगा और मैं पीछे हट गया। मेरे ठीक पीछे चरण खड़ा था। मैं उससे टकरा गया। उसने मुझे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं उस वक्त तक पसीना पसीना हो चुका था। कुछ नहीं। लगा जैसे आईने से कोई मुझे घूर रहा है। उसने मेरे सर पर मारते हुए कहा, इडियट, मैं कब से तेरे पीछे खड़ा हूं, तूने मुझे देखा होगा। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि वो सब क्या था। मैंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, शायद, चलो, या कुछ भी नहीं है। मेरी बात में हामी भरते हुए उसने भी कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, न कोई सबूत है, न कोई निशान। उस पल सच कहूं तो मैं डरा हुआ था। मुझे अंदर ही अंदर किस तरह का अजीब सा डर लगने लगा था। इसलिए मैं वहां से जल्द जाना चाहता था। उस दिन मैं वहां से सीधे लाइब्रेरी चला गया। चरण भी वहां से अपने किसी काम के लिए निकल पड़ा। दोस्तों से मिला, थोड़ी पढ़ाई की और फिर रात मैं चरण के घर चला गया। दोस्तों से मिलने के बाद मैं सब कुछ भूल चुका था। रात में हमेशा की तरह मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। लेकिन आज मेरा पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लग रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। बस सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उस माहौल में कोई मनहूसियत सी थी, कोई अपशकुन सा लग रहा था। बोर होकर कुछ देर बाद मैं उठकर बाथरूम में चला गया। चेहरे पर पानी मारकर मैंने आईने में देखा। ऐसा लगा जैसे कोई तेज रोशनी देख रहा हूं। कुछ पल के लिए मेरी आंखें चौंध गई। आंखों को मसलते हुए मैंने फिर ठीक से देखा तो मेरी नाक से खून निकल रहा था। मैंने जल्दी से खून को साफ किया और अपना हाथ धो लिया। फिर एक बार मैंने अपने आप को गौर से देखा। फिर से नाक से खून रिस रहा था। मैंने फिर से हाथ से खून को साफ किया। अब मैं घबरा गया था कि अचानक मुझे यह क्या होने लगा है। मैं जल्दी से नाक और मुंह पर पानी मारने लगा। मेरी सांसें तेज चलने लगी थी। और फिर एक बार मैंने नाक को हाथ लगाकर देखा तो इस बार हाथ में खून नहीं लगा। मैं वहीं खड़े होकर अपनी आंख बंद कर धीमे धीमे सांस लेते हुए अपने आप को शांत करने लगा। फिर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैं वहीं का वहीं रुक गया। ऐसा लगा जैसे आईने के अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। पीठ फेरने से भी मुझे डर लगने लगा था। लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हो। मैं न चाहते हुए भी पीछे मुड़ गया। आईने में मेरी ही परछाई दिखाई दे रही थी, पर मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि यहां मैं डरा सहमा हुआ था तो आईने के अंदर की परछाई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बार बार पूरी ताकत से अपनी आंखों को बंद किए जा रहा था, पर आंख खुलते ही मुझे और भी भयानक नजारा दिखता था। एकाएक सब जैसे शांत हो गया। मेरी परछाई भी अब शांत खड़ी थी। मैंने गौर से देखा तो मेरी एक आंख मोम की तरह पिघलने लगी थी। मैं जोर जोर से उस आंख को फड़फड़ाने लगा। तभी मेरा आधा चेहरा भी जैसे पिघलना शुरू हो गया। मैं अपने एक हाथ से एक आंख को संभाल रहा था तो दूसरे हाथ से अपने आधे चेहरे को समेट रहा था। मेरा चेहरा किसी लकवा मारे हुए चेहरे जैसा टेढ़ा हो चुका था। न मैं कुछ बोल पा रहा था और न ही हिलडुल पा रहा था। मेरा दम घुटने लगा था। मेरी गर्दन इस तरह से मुड़ी थी कि मुझे सच में लकवा मार गया हो। मैं कुछ कर पाता तब तक आसपास का सारा माहौल ही बदल गया। अगले कुछ पल में मैं उस घर में था, ठीक उसी आईने के सामने जिसे मैंने शाम को देखा था। और
अब उसमें मेरी परछाई नहीं थी, दूसरी ही कोई परछाई थी जो मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। सर से लेकर पांव तक उसका पूरा बदन काले कपड़ों से ढका हुआ था। मैं दोनों हाथों से अपने चेहरे को संभाले हुए उंगलियों के बीच से उसे देखने की कोशिश कर रहा था। आखिर ये है कौन और क्या चाहता है? मेरे साथ ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी तरह एक हाथ को चेहरे से हटाया और वो परछाई पीछे मुड़े इससे पहले पास से एक बोतल उठाकर उस आईने को तोड़ दिया। आईना टूटते ही ऐसा लगा जैसे मेरी रुकी हुई सांस फिर से चलने लगी हो। मैं दौड़कर ही बाथरूम से बाहर चला गया और अपने हाथों से अपने चेहरे को टटोल कर देखा। सब कुछ नॉर्मल था, कहीं पर भी खून नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया और चरण के ऑफिस में फोन लगाया, लेकिन उसका ऑफिस का फोन बंद आ रहा था। मैं उसी वक्त अपने कपड़े और कुछ सामान लेकर उस घर से निकल गया और वहां से निकलकर सीधे अपने घर चला गया। मैंने उस वक्त चाहकर भी मां को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं मां को मेरे साथ हुई बातों के बारे में बताता तो शायद वो मुझे घर से बाहर न जाने देती। जब तक खुद मुझे यकीन नहीं हो जाता मैं किसी को भी कुछ भी बताने वाला नहीं था। कुछ दिनों तक तो मैं अपनी मां के साथ रहा। घर वालों और दोस्तों के साथ वक्त बिताने की वजह से मैं कुछ ही दिनों में उन सब बातों को भूल गया था। एक दिन दोपहर मैं अपने घर में टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते मेरी आंख झपकने लगी थी। टीवी में अचानक से लाइंस आनी शुरू हो गई और टीवी की आवाज भी खरखराने लगी। वो पुराने जमाने का टीवी था, तो मैं उठकर टीवी के पास गया और 3-4 बार उसे जोर जोर से थपथपाया। टीवी में पिक्चर आता था और फिर चला जाता था। काफी देर तक वही करने पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने टीवी को बंद कर दिया। टीवी बंद कर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि टीवी फिर से अपने आप चालू हो गया। मैंने देखा तो टीवी पर बीच बीच में एक अस्पष्ट सा चित्र आ रहा था, तो बीच में ही नीचे से ऊपर सरकती हुई रेखाएं बन रही थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि टीवी अपने आप कैसे चालू हो गया। उसमें से किसी तरह की हल्की सी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई मुझे अपने पास बुला रहा हो। मैं उस आवाज को सुनने के लिए टीवी के करीब चला गया और अपना कान लगाकर उसे सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज बहुत ही अजीब सी थी। आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आओ। उस आवाज के साथ साथ ही टीवी में फिर वही परछाई बनना शुरू हुआ। मेरा सर चकरा गया था। मैं बार बार उस टीवी को बंद करने के लिए बटन दबा रहा था, लेकिन टीवी बंद ही नहीं हो रही थी और वो आवाज बढ़ती ही चली गई। आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हें मार दूंगा। उस आवाज को सुनकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। टेलीफोन की तेज आवाज से मेरा ध्यान हट गया। मैंने फिर देखा तो टीवी बंद पड़ा था। मैं उठकर फोन उठाने चला गया। वो चरण का फोन था। हेलो, गौरव है? हाँ हाँ, बोल रहा हूं। अरे मैं चरण, घर आया तो देखा कि तुम घर पर नहीं थे। घर में कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा था, बस इसलिए फोन किया। कुछ घंटे रुककर वापस जाने वाला हूं, हो सके तो मुझसे मिलने आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, आता हूं। चरण को मैंने हाँ तो कर दिया था, लेकिन सच कहूं तो उस घर में जाने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी। मुझे वहां जाने से डर लगने लगा था, लेकिन वो अकेला था जिससे मैं इन सब चीजों के बारे में बात कर सकता था। इसलिए मैंने वापस उस घर जाने का निर्णय लिया। असल में वो घर चरण का ही था। मैं तो बस वहां पढ़ाई के लिए जाता था। वो पेशे से वकील होने के कारण
ज्यादातर अपने ऑफिस से बाहर रहता था। मैं तो बस ये चाहता था कि उसके साथ रहकर मुझे उससे थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाए। मैंने एक दो बार बेल बजाई, लेकिन चरण ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने अपनी पास की चाबी से दरवाजा खोल दिया। मैं घर के अंदर गया तब चरण शायद नहा रहा था, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं गया। मैं वहीं बाहर सोफे पर उसके आने का इंतजार करते हुए बैठ गया। कुछ ही मिनट बाद चरण अपने कमरे से बाहर आ गया। मेरे पास वाले सोफे पर बैठते हुए उसने मुझसे पूछा, और पढ़ाई वढ़ाई सब कैसा चल रहा है? मैंने सहमी हुई आवाज में ही उसे जवाब दिया, भैया ठीक ठीक चल रहा है सब। तब उसने अचानक से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा, वो जो हम घर गए थे ना, उस केस का क्या हुआ? आगे कुछ छानबीन की तुमने? कुछ पता चला? मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं नहीं चरण भैया, असल में मैं जब से वहां से लौटा हूं ना, तब से मुझे बहुत ही अजीब अजीब एहसास, अजीब अजीब से भ्रम होने लगे हैं। पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब छलावा है, सब झूठ है, पर समझ में नहीं आता। मैंने चरण को मेरे साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे उस घर के आईने में देखने के बाद से मेरे साथ ये अजीब सी घटनाएं हो रही है। पर मेरी बातों पर विश्वास करने के बजाय चरण ने मुझे समझाना शुरू किया, और मुझे समझाते हुए वो बोला, तुमने कुछ अजीब केसेस के बारे में पढ़ लिया होगा और तुम्हारे मन में डर बैठ गया होगा। कुछ नहीं, थोड़े दिन आराम करो, सब दिमाग से निकल जाएगा। मैंने चरण को बताया कि मैंने सच में आईने में शैतान को देखा था। तो वो मुझे उठाते हुए मेरे कमरे के अंदर ले गया और आईने के सामने खड़ा करते हुए बोला, देख देख आईने में, और बता कहां है शैतान? है यहां कोई शैतान? है अगर तो बाहर आए, मैं भी देखना चाहता हूं। मैं आईने में गौर से देखने लगा। ऐसा लगा जैसे उस आईने की सतह किसी पानी की तरंगों की तरह हिल रही है। मैंने थोड़ा और गौर से देखा तो मुझे उस सतह के पीछे एक धुंधला सा कुछ दिखाई देने लगा, जैसे कोई पानी के अंदर से बाहर आ रहा हो। मैंने झट से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, देखो देखो चरण भैया, वहां कुछ है, देखो देखो आईने में। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चरण भैया वहां नहीं थे। मैंने घबराकर यहां वहां देखा, वो घर में कहीं पर भी नहीं थे। मेरा शरीर खड़े खड़े ही कपकपाने लगा और उसी पल फोन की घंटी बज उठी। मैंने डरते हुए फोन को उठाया। हेलो गौरव। चरण की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, चरण भैया, क्या आप अभी घर पर नहीं थे? नहीं, मैं घर आया तो था, लेकिन थोड़ा जल्दी में था तो निकल पड़ा। तुम्हारे घर फोन किया तो माँ ने बताया कि तुम मेरे घर चले गए हो, इसलिए बस तसल्ली करने के लिए फोन किया था। मुझे चरण की बातों ने और भी डरा दिया था। मैं सुन्न रह गया था। मैंने जोर से फोन को पटक दिया। मतलब अब जो मेरे साथ हुआ था वो भी मेरा एक वहम था। चरण यहां पर था ही नहीं, उसने मुझे फोन ही नहीं किया था और उसने मुझे बुलाया तक नहीं था। मैं फिर से वहां से जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अपना बचा कुचा सामान भी बैग में भर लिया कि तभी घर की बेल बज उठी। मैंने दरवाजा खोल कर देखा। बाहर मेरी मां खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैंने मां को अंदर आने को कहा और मैं उसकी गोद में सर रखकर रोने लगा। मैंने मां को वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पीछे कोई शैतान पड़ा है और वो मुझे मारना चाहता है। कोई शैतानी चीज है जो मेरी जान के पीछे पड़ी है। मेरी मां ने मुझे समझाया और शांत होने को कहा। चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं और फिर हम अपने घर जाकर आराम से बात करेंगे। और मेरी मां मुझे हौसला देते हुए किचन के अंदर चली गई।
मैं अपने आप को समझाने लगा कि अब माँ आ गई है तो डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके अगले ही पल फिर से कोई दरवाजे पर खड़ा था। मैं दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी थी। उसे सामने देख मैं हैरान रह गया। माँ, तुम यहां? हाँ, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने मुड़कर पीछे घर के अंदर देखा। किचन से मुझे बर्तनों की आवाज आ रही थी। मैंने मां के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। हाँ, पर हुआ क्या है? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? और मैं मां को खींचते हुए घर के अंदर ले गया। मैंने वही कोने में पड़ा हुआ एक बैट उठाया और मां के साथ किचन की तरफ चला गया। मैंने डरते हुए ही अंदर झांक कर देखा। मां भी मेरे उस बर्ताव से हैरान थी। लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। बस कुछ चूहे थे जो बर्तनों के बीच से यहां वहां घूम रहे थे और उन्हीं की वजह से बर्तनों की आवाज आ रही थी। वो देख मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे ये अजीब से एहसास क्यों हो रहे थे। मैंने मां को सोफे पर बिठाया और अपने आप को शांत करते हुए उसे फिर से वो सब कुछ बताया। मां, कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब से एहसास हो रहे हैं। कभी कोई शैतानी चेहरा नजर आ जाता है तो कभी कोई भ्रम होता है। वो क्या चीज है पता नहीं, पर वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। मैं मरना नहीं चाहता मां। चलो अभी के अभी हम अपने घर चलते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना मां। मां मुझे शांत करते हुए मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। तभी मुझे किसी तरह की बारीक हलचल मेरे हाथों पर महसूस हुई। कोई बारीक कीड़ा मेरे हाथों पर रेंग रहा था। मैंने एक हाथ से उसे दूर झटक दिया और तभी फिर एक बार घर की बेल बजी। बात करते और रोते रोते मैं अचानक से शांत हो गया। मैंने एक नजर अपनी मां की तरफ देखा। मां भी मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे के भाव किसी मूर्ति की तरह थे, मुस्कुराते हुए लेकिन एकदम स्थिर। मैं धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। एक लंबी सांस लेकर मैंने पीप होल से बाहर झांक कर देखा। बाहर चरण और मां दोनों खड़े थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अंदर जो औरत बैठी थी उसका चेहरा बदल चुका था। काला चेहरा, सफेद आंखें और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। उसके शरीर के अंदर से हर तरफ से अजीब से कीड़े निकल रहे थे। मां के रूप में वो एक शैतान था। हर बार की तरह मैं इस बार भी उस छलावे का शिकार बन गया था। मुझ में अब वो सब सहने की ताकत नहीं थी। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं एक अस्पताल में था और मुझे बेड से बांधा गया था। करीबन 6 महीनों तक मैं उस अस्पताल में था। 6 महीनों तक मुझ पर इलाज होता रहा। मैंने डॉक्टर और घर वालों को यह कहते हुए सुना था कि मेरे दिमाग पर कोई बुरा असर पड़ा है। मुझे परछाइयां दिखाई देती है। कभी मैं आईने में अपने आप को देखकर डर जाता हूं तो कभी गुस्से में अपने आप पर हमला भी कर देता हूं। आखिरी बार जब मैं घर वालों को बेहोश मिला था तब मेरे शरीर पर जगह जगह पर कांच से कटने के निशान थे। एक दिन मां ने मुझे बताया था कि जब मैं घर पर होता था तब उन्होंने मुझे अपने आप से दीवारों से बातें करते हुए देखा था। कभी कभी मैं घंटों आईने में खुद को घूरता रहता था। वो मुझे आवाज देती पर मैं उसका कोई भी जवाब नहीं देता था। बेवजह अकेले फोन पर बात किया करता था। मैंने उसके बाद उस शैतान को कभी नहीं देखा। लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ था वो क्या था वो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं।